13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे से एक विमान चिली की राजधानी सैंटियागो की ओर बढ़ रहा था। इसमें 45 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकतर उरुग्वे की एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और अद्भुत अनुभव बनने वाला था। यह कहानी है फ्लाइट 571 की, एक चमत्कार और संघर्ष की। उरुग्वे से चिली जाने में सिर्फ 3 घंटे ही लगते हैं, लेकिन इसी रास्ते के बीच में आती है विशाल एंडीज पहाड़ियां। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एंडीज पहाड़ियां दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ियां हैं और माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ियां यहीं पर है, जो ऊपर से देखने में काफी सुंदर लगती है। और यही सुंदर पहाड़ियां इनके लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन एक तूफान आता है, इसलिए प्लेन आगे नहीं जा पाता है और अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन फिर से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है और दोपहर 2:18 पर पायलट ने देखा कि मौसम साफ हो गया है, इसलिए अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट प्लेन की ऊंचाई कम करने लगते हैं, क्योंकि प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ों में ही था। प्लेन की ऊंचाई कम करते समय भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। ये टर्बुलेंस बहुत भयानक था, जिसमें विमान तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है और इसी समय चारों तरफ बादल ही बादल आ जाते हैं और वार्निंग अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइटें चमकने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी बीच प्लेन में बैठे रग्बी प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स इस टर्बुलेंस का मजाक बनाने लगते हैं। इन्हीं मजाक के बीच एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल हटने लगे हैं, लेकिन जैसे ही बादल हटता है उसे पहाड़ियां बहुत तेजी से नजदीक आते हुए दिखाई देती है और पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले प्लेन के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है, जिससे दोनों पायलट पैनिक में आ जाते हैं और प्लेन को जल्दी से ऊपर मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से जाकर टकरा जाता है, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से अलग होकर गिर जाता है और प्लेन के अगले हिस्से में पीछे बैठे 2 लोग तुरंत नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय तक प्लेन हवा में जाते रहता है, फिर एकदम से नीचे गिर जाता है और प्लेन में बचा हुआ लेफ्ट विंग भी टूट जाता है, जिससे कुछ और लोग भी नीचे गिर जाते हैं और प्लेन का बचा हुआ आगे का हिस्सा ग्लेशियर पर जाकर गिरता है और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ग्लेशियर पर स्लाइड करते हुए 700 मीटर तक जाता है। और फाइनली यहाँ पर एक आखिरी टकराव होता है और इस टकराव में पैसेंजर सीटें फटकर बाहर आ जाती हैं और प्लेन के अंदर के सभी सामान बिखर जाते हैं और प्लेन का कॉकपिट बुरी तरह कुचल जाता है और कुचलने से दोनों पायलट तुरंत मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज एंडीज के किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की ऊंचाई पर पड़ा है और इतना सब कुछ होने के बाद भी 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनमें से कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं। बाद में पता चला कि ये प्लेन अपने रास्ते से 80 किलोमीटर भटक चुका था और यह दर्दनाक कहानी अभी तो शुरू हुई है दोस्तों। ना ये लोग इमेजिन कर सकते हैं और ना ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। इस क्रैश के बाद 2 ऐसे लोग थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी, रोबर्टो कनेसा और गुस्तावो जेर्बिनो, और ये दोनों लोग मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो यह तुरंत काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कितने लोग जिंदा बचे हैं और कितने लोग घायल हैं और कैसे घायल लोगों की मदद की जा सकती है। इनमें से कुछ लोगों को गहरी चोट आई थी, उनमें से एक है फर्नांडो पराडो। इस प्लेन के गायब होने की 1 घंटे के अंदर ही चिली की रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना मिल जाती है। इसके बाद 4 हेलीकॉप्टर को तुरंत तैनात कर दिया जाता है, जो सुबह से शाम तक क्रैश हवाई जहाज को ढूंढते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। इसका कारण था कि हवाई जहाज जहां क्रैश हुआ था वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद था, इसलिए सफेद हवाई जहाज को खोजना बहुत मुश्किल था। लेकिन इधर बचे हुए ये लोग बहुत होपफुल थे, उन्हें उम्मीद था कि अगले दिन उन्हें कोई न कोई ढूंढ ही लेगा, हमें बस आज की रात गुजारनी है। लेकिन 13 अक्टूबर की उस रात को 5 और सर्वाइवर्स की मौत हो जाती है। अब 33 सर्वाइवर्स में से 28 सर्वाइवर्स ही बचे थे। ये लोग ठंड से बचने के लिए बिखरे हुए कुर्सियों और सभी चीजों से प्लेन का खुला हुआ हिस्सा कवर करते हैं ताकि अंदर ये लोग गर्म रह सके। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। इस ऑपरेशन में वह लोग जिस रास्ते को चुनते हैं वह सही था, लेकिन फिर भी वह लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। वो लोग प्लेन पर SOS लिखने की कोशिश करते हैं ताकि ऊपर से उन्हें आसानी से देखा जा सके, लेकिन उनके पास उतनी लिपस्टिक नहीं थी कि वह लोग पूरा लिख सके। फिर उनके पास जो सूटकेस मौजूद था उससे क्रॉस बनाते हैं, लेकिन उन्हें फिर एहसास हो जाता है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर से 1-2 नहीं बल्कि 3 हेलीकॉप्टर गुजरता है और ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि उन्हें नोटिस किया जा सके, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। एक और दिन इसी तरह बीत जाता है। अगले दिन बचे हुए लोग महसूस करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। उनमें से एक फीटो स्ट्राउच बर्फ से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। क्रैश के 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को फर्नांडो पराडो कोमा से जाग जाते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी मां मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बुरी तरह घायल है। फर्नांडो पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दिन बीतता गया और 8 दिनों के बाद उनकी बहन भी जीवित नहीं बच पाती है।
और इधर 8 दिन बीत जाने के बाद रेस्क्यू टीम भी अपने हाथ खड़े कर देती है। 142 सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इधर बचे हुए लोगों को एक रेडियो ट्रांजिस्टर मिलता है जो हवाई जहाज के सीटों के नीचे पड़ा हुआ था, जिसे वो लोग किसी तरह चालू कर लेते हैं। लेकिन ये रेडियो वन वे कम्युनिकेशन के लिए था, मतलब कि वह लोग सिर्फ मैसेज सुन सकते हैं। इसमें उन्हें सुनाई देता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इसे सुनने के बाद सभी लोग निराश हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं और कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। किसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और 11वें दिन उनको खाने की बहुत कमी होने लगती है। वैसे भी शुरू में उनके पास बहुत ही कम खाना था, जिसे वे लोग क्रैश के बाद थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। पराडो ने तो एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक खाया था और 3000 मीटर की ऊंचाई पर ना तो कोई पेड़ थे और ना ही कोई जानवर थे कि उन्हें मारकर खाया जाएंगे। इन्होंने फैसला किया कि ये लोग अपने परिवार और साथियों की डेड बॉडी को खाएंगे। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले जिनके साथ हंस खेल रहे थे उन्हें खाना बहुत मुश्किल था। यह आइडिया पहले रोबर्टो कनेसा को आया तो सबसे पहले उसने ही इसे खाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खाने से मना कर दिया। लेकिन जब 2 दिन और गुजरे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, तब उन लोगों ने भी इंसानी मांस को खाना बना लिया और इंसानी मांस को खाने लगे। यह लोग इंसानी मांस को 29 अक्टूबर यानी 16 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके आराम से खाते हैं। लेकिन 16 दिन बाद इनका ये खाना भी बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। किसी को भी पता नहीं था कि अगर ये खाना खत्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा। हालात इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकता था। लेकिन उसी रात एक भयानक एवलांच आता है और बर्फ प्लेन के टुकड़े में आकर भर जाता है, जिसकी वजह से 8 लोग मारे जाते हैं और अब बचे हैं सिर्फ 19 सर्वाइवर, और वो लोग भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। पराडो एक रॉड की मदद से बर्फ में छेद बनाकर बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलते हैं वह देखते हैं कि एक और बर्फ का तूफान आ रहा है। इसलिए वह वापस उस प्लेन के टुकड़े में चले जाते हैं और वह सभी लोग 3 दिन तक उसी के अंदर रहते हैं। 3 दिन बाद जब मौसम साफ होता है तब वो लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वे लोग समझ जाते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। इसलिए वे लोग फैसला करते हैं कि हमें ही कुछ करना होगा। यहाँ बैठकर किसी का इंतजार करना बेवकूफी होगी। रोबर्टो कनेसा और फर्नांडो पराडो सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर थे, इसलिए सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि इन्हें गर्म कपड़े और सबसे ज्यादा खाना दिया जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए मदद लेकर आएंगे। ये लोग सबसे पहले तय करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हम अगर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो चिली देश में पहुंच जाएंगे। लेकिन इनका ये अंदाजा बहुत गलत था। लेकिन इस बात से अनजान ये लोग थोड़ा सा आराम करते हैं ताकि एनर्जी बिल्डअप कर सके। और 33 दिन बाद 25 नवंबर को ये लोग किसी मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं। घंटों चलने के बाद इन्हें प्लेन का एक टुकड़ा मिलता है। यह वही टुकड़ा था जो पहले ही टूटकर अलग हो गया था। इसके अंदर इन्हें मिलता है सूटकेस, सिगरेट, चॉकलेट, दवाइयां, कॉमिक्स बुक और शराब। इसके साथ इन्हें मिलता है 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब कि ये मैसेज को भेज भी सकता है। इसलिए ये लोग हवाई जहाज से बैटरी निकालकर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि हवाई जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता था और जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट डीसी की है। इसलिए ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें पश्चिम की ओर चलते रहना होगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 दिन बाद फिर से एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। अब बचे हैं सिर्फ 16 लोग। 3 दिसंबर यानी 2 महीने के बाद ये 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी उपकरण के पहाड़ चढ़ने के लिए, क्योंकि पश्चिम की दिशा में जाने के लिए इन्हें पहाड़ चढ़कर जाना होगा। इन्हें लग रहा था कि चिल्ली सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन का ही खाना पैक किया था। और ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग जितने कपड़े पहन सकते थे उतने कपड़े पहने। रिपोर्ट के अनुसार ये लोग 3 पैंट और 3-4 स्वेटर पहने थे। पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते समय हवा बहुत पतली होने लगी थी और ऑक्सीजन कम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये आगे बढ़ते रहे। और कार्लोस ने सीटों के गद्दे और दूसरे मलबों का उपयोग करके एक स्लीपिंग बैग बनाया था, जिसका उपयोग ये लोग रात को सोते वक्त करते थे और जितना हो सके उतना एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। और जैसे ही सुबह होती थी ये लोग फिर से निकल जाते थे अपनी मंजिल की तलाश में। इनकी हालत ठंड से पूरी तरह खराब थी, लेकिन ये अपने आप को बार बार मोटिवेट कर रहे थे कि मंजिल करीब है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनका खाना खत्म होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ 3 दिन का ही मीट लिया था। इसलिए विजिंटिन ने दुर्घटना स्थल पर लौटने का निर्णय लिया और वह सिर्फ 1 घंटे में वापस उस दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाता है। फर्नांडो पराडो और रोबर्टो कनेसा ने चढ़ाई जारी रखी और 1 हफ्ते चढ़ाई करने के बाद 20 दिसंबर को वो लोग एक ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका खाना खत्म हो चुका था। लेकिन जब वो लोग वहां से चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन जब वह लोग ध्यान से देखते हैं तब उन लोगों को 2 पहाड़ियां दिखती हैं जिस पर बर्फ नहीं थी, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से कोई नदी निकल रही है। इसलिए वे लोग उसी दिशा में जाने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब उन्हें वहां सच में एक नदी दिखती है और ऐसी स्थिति में नदी का मिलना एक बहुत बड़ी बात थी।
क्योंकि इनको पता था कि नदी के डाउनफॉल का पीछा करते करते इंसानों तक पहुंचना आसान था। उसके बाद ये लोग अपनी मंजिल की ओर चलते रहते हैं। लगातार 9 दिन चलने के बाद इनको इंसानों की कुछ झलक महसूस होती है, क्योंकि इनको खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है। यहाँ तक आते आते ये लोग बहुत थक चुके थे। अब आगे चलने के लिए उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उन्हें घोड़े पर सवार 3 लोग भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद पराडो जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन पानी की आवाज से पराडो की आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन बाई चांस उनमें से एक आदमी उन्हें देख लेता है। पराडो उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज उन तक क्लियर पहुंच नहीं पाती है। लेकिन उधर से आवाज आता है टुमारो। फिर अगले दिन वो आदमी अपने साथ पेपर और पेन लाता है और पत्थर से कागज और कलम को बांधकर पराडो के पास फेंकता है। पराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने का। पराडो इस पर स्पेनिश भाषा में लिखते हैं कि मैं एक प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में क्रैश हुआ था। मैं उरुग्वे का हूं। हमें चलते हुए 10 दिन हो गए हैं। प्लेन में अभी भी 17 लोग जिंदा हैं जो घायल हैं। हमें किसी की जरूरत है जो हमें वहां से निकाले। हमारे पास खाना नहीं है। हम कमजोर हो गए हैं। प्लीज क्या आप बता सकते हैं कि हमें कब बचाया जाएगा? हम चल भी नहीं सकते। हम कहाँ हैं? और उस आदमी के पास फेंक देता है, जो कि एक चिली देश का एक किसान था, सेर्जियो कैटलान। वो इस नोट को पढ़ता है और इशारे में कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और वह तीनों आपस में चर्चा करने लगते हैं कि हाँ 2 महीने पहले कुछ तो हुआ था। हमने भी एक विमान दुर्घटना की खबर सुनी थी। ये सुनने के बाद वो हैरान रह जाते हैं कि 2 महीने पहले हुए प्लेन क्रैश से कोई कैसे बच सकता है। सेर्जियो कैटलान नदी के उस पार ब्रेड को फेंकते हैं ताकि वो खा सके, और फिर लगातार 10 घंटे तक घोड़े से यात्रा करके वो नजदीक के शहर में पहुंचते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर को सारी बात बताते हैं। और इधर ये दोनों घुड़सवार पराडो और कनेसा को घोड़े की मदद से लोस मेतीनेस शहर में लाते हैं। पता चलता है कि ये अपने जज्बे और उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल पहाड़ियों पर चले थे। कनेसा के शरीर का वजन मात्र 44 किलो ही बचा था, जो पहले के मुकाबले आधा हो चुका था। और जैसे ही ये बात मीडिया को पता चलती है, यह एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। इधर चिली के 3 हेलीकॉप्टर पराडो और कनेसा के साथ निकल पड़ते हैं बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। कनेसा ने पायलट के मैप चार्ट का प्रयोग किया था कि वो किस किस पहाड़ी पर चढ़ते हुए जा रहे हैं। 22 दिसंबर यानी क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं उनके पास उनकी जान बचाने के लिए। यहाँ 16 लोगों को बचाया जाता है, जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। किसी की हड्डी टूटी हुई थी, किसी को डिहाइड्रेशन तो किसी को कुपोषण था। ये कहानी पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। पहला कि हमें हमेशा दूसरों की उम्मीद में नहीं रहना चाहिए, हमें भी अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा देना चाहिए। दूसरा कि अगर आपने ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप में धैर्य और इंसानियत होना चाहिए।